हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद दिफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की जलवायु, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तमाम होने वाली जो राजस्थान की भर्ती है उन भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए इस क्लास को बिना छोड़े क्लास को पूरी देखें, इसलिए आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार ढंग के इसमें प्रश्न देखने को मिल पाएंगे। तो लीजिए अपना बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ में एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। लीजिए अपना स्टार्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु जैसे दो है, एक तो होता है जलवायु और एक होता है मौसम। क्या होता है? एक होती है जलवायु और एक होता है मौसम। मौसम क्या होता है? अल्पकालिक होता है। मौसम क्या होता है? अल्पकालीन होता है। मौसम अल्पकालीन है, लेकिन जो जलवायु है वो कैसी है? दीर्घकालीन। कैसी है? दीर्घकालीन। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मौसम जलवायु दोनों को प्रभावित कौन करता है? तापमान, वर्षा और आर्द्रता। ये तीनों को उसको क्या करते हैं? प्रभावित करता है। जलवायु, मौसम, तापमान, वर्षा और आर्द्रता पर निर्भर करता है। देखिए, अल्पकालीन युग है उसे कहते हैं मौसम, और दीर्घकालीन युग है उसे कहते हैं जलवायु। जलवायु 30 से 35 वर्ष के अंतराल में उसका परिवर्तन होता है, लेकिन मौसम होता है वो कभी भी दिन में भी, 2 दिन में, 5 दिन में कभी भी चेंज हो सकता है। उसके बाद आगे देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जलवायु को प्रभावित करते हैं? एक तो अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी। अक्षांशों की स्थिति वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। अरावली पर्वतमाला है वो भी जलवायु को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तापमान है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद वनस्पति है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है, और मिट्टी है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। आगे होती है पवनें भी होती है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो आपको ध्यान रखना है, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला, तापमान, वनस्पति और मिट्टी और पवनें, ये तमाम जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक है। अब ग्लोब के माध्यम से अपन समझेंगे। कटिबंध का ये दिया हुआ है, जैसे कि ये ग्लोब है पूरा, उस ग्लोब को 2 भागों में अपन बांटते हैं। ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध को भी कटिबंध में बांधा है और दक्षिणी गोलार्ध को भी कटिबंध में बांधा है। ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा होती है, उसे अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा कैसे है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण उसे मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में होता है, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद में उष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के क्या होता है? बीच में होता है। उसके बाद कर्क रेखा से जस्ट ऊपर कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध। और ध्रुवों पर कौन सा कटिबंध होता है? शीत कटिबंध। और ध्रुवों पर कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद में नीचे देखिए, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद में शीत कटिबंध जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप है। उसके बाद कटिबंध कितने हैं? तो 3 कटिबंध है। कौन से हैं? उष्ण, उसके बाद शीतोष्ण, उसके बाद कौन सा है? शीत। 3 कटिबंध है। 3 कटिबंध में पूरा अपना ग्लोब है, पृथ्वी उसकी बांटी गई है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मध्य रेखा। कर्क रेखा उत्तर में, मकर रेखा दक्षिण में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति में देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, इसी कारण दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। राजस्थान में जो कर्क रेखा है, राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है, गुजरती है, और इसी कारण दक्षिणी भाग होता है वो कैसा है? उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण और शीतोष्ण दोनों है। दोनों हो तो क्या? उपोष्ण। अगर एग्जाम में दोनों आए हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है या शीतोष्ण है, तो आपको राइट कौन सा करना है? उपोष्ण। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु है, यह उपोष्ण कटिबंध है। आगे देखिए, राजस्थान के 2 जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं। कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जबकि 50 जिले हैं उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। जबकि 50 जिले हैं वो उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। कितने जिले उपोष्ण कटिबंध? 50 जिले। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी अपने जो
जिलों में परिवर्तन किया गया है। अभी वर्तमान में कितने जिले? 41 जिले हैं। उसके बाद देखिए अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। आगे देखिए पृथ्वी का सबसे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, ये विकल्प में से कोई नहीं। तो विकल्प में से कोई नहीं। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति कैसी होती है? उत्तरायण होती है। 21 मार्च से लेकर जो 23 सितंबर तक जो सूर्य की स्थिति होती है वो कैसी होती है? उत्तरायण। सूर्य कहाँ पर होता है? उत्तर में होता है। जबकि 23 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? वो होती है दक्षिणायन। कौन सी होती है? दक्षिण में होती है। जबकि 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति कैसी होती है? दक्षिणायन होती है। उसके बाद देखिए अपन डायग्राम के मदद से समझेंगे। ये सूर्य है, भूमध्य रेखा बीचों बीच है। भूमध्य रेखा 21 मार्च और 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा पर जो भूमध्य रहता है उस दिन 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है। और 21 कर्क रेखा पर कौन सा है? 21 जून। तो 13 दिन की रात 13/1/2 रात 10/1/2 रात होती है। मतलब 21 जून को सबसे बड़ी रात होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी रात होती है। और सबसे बड़ा क्या होता है? दिन होता है। उसके बाद देखिए ये छोटी रात होती है। क्या होती है? छोटी रात होती है। छोटा दिन होता है और छोटी क्या होती है? रात। कब होती है छोटी रात? तो कब होती है? एक तो 21 मार्च होती है और एक होती है 23 सितंबर को। एक जो बड़ा दिन होता है वो होता है आपका 22 दिसंबर। तो बड़ा दिन कौन सा है? एक तो 21 जून, एक होता है 22 दिसंबर। ये दो दिन बहुत ही बड़े दिन होते हैं, लेकिन करीबन 13.5 घंटे के होते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए अपन देखेंगे 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर क्या करती है? गिरती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें वो भूमध्य रेखा पर कैसे गिरती है? लंबवत गिरती है। इसी कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन और रात की अवधि कैसी होती है? बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसे होते हैं? समान होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। आगे देखिए 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर क्या होती है? मतलब 21 जून को सूर्य की किरणें होती है वो कर्क रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। इसी कारण यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, करीबन 13.5 घंटे का। कितना होता है? 13.5 घंटा का। सबसे छोटी रात होती है 10.5 घंटे की। उस दिन रात होती है छोटी और दिन क्या होता है? बड़ा होता है। कब होता है? 21 जून। उसके बाद में लेकिन इसी 21 जून को मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात होती है 13.5 घंटे की। और सबसे छोटा दिन होता है वो 10.5 घंटे का। कहाँ होता है वो? मकर रेखा पर। उत्तर में सबसे बड़ा दिन 21 जून है और दक्षिण में सबसे छोटी रात कौन सी है? 21 जून है। उत्तर में सबसे बड़ा दिन होगा और दक्षिण में मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात होगी। आगे देखिए 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत मकर रेखा पर होता है। इसी कारण यहाँ सबसे बड़ा दिन है 13.5 घंटे का और सबसे छोटी रात क्या है? 10.5 घंटे की। इसी 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात होगी और कर्क रेखा पर सबसे क्या होगी? बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी। तो 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत का मकर रेखा पर होगा, तो उसी दिन सबसे बड़ा दिन का होगा मकर रेखा पर और छोटी रात का होगी मकर रेखा पर। लेकिन सबसे बड़ी रात कहाँ पर होगी 22 दिसंबर को? तो कर्क रेखा पर। और सबसे छोटी रात भी कहाँ होगी? कर्क रेखा पर। वो कर्क रेखा मतलब उत्तर में, मकर रेखा मतलब दक्षिण गोलार्ध में। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? वो 21 जून है। कौन सा है? 21 जून है। उसके बाद देखिए राजस्थान का सर्वाधिक किरणें लंबवत बांसवाड़ा डूंगर पर तथा सर्वाधिक 30 किरणें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पर गिरती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक जो लंबवत किरणें वो कहाँ गिरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और 30 किरणें गिरती है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में। आगे देखिए राजस्थान की सर्वाधिक 30 किरणें कहाँ गिरती है? कोटा, बूंदी, दौसा या उदयपुर। तो कहाँ गिरती है? दौसा। राइट आंसर करेगा सी। आगे देखिए समुद्र तट से दूरी या महाद्वीपीयता। समुद्र से दूरी
समुद्र के नज़दीक राज्यों में समकारी प्रभाव होता है, जबकि समुद्र से दूर राज्यों में कैसा होता है, विषमकारी। समुद्र के जो पास में वो होती समकारी, और समुद्र से जैसे दूर होंगे वहाँ पर कैसी जलवायु होगी, विषमकारी। राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल दोनों राज्य 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश पर क्या है, स्थित है। कौन, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। फिर भी पश्चिम बंगाल की जलवायु आर्द्र है। पश्चिम बंगाल की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, तथा राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क है। उसके बाद देखिए आर्द्र, राजस्थान में तापमान में विषमता के कम, तापमान में विषमता कम है, इसलिए कैसी है, आर्द्र। और तापमान में विषमता क्या है, अधिक है। जब विषमता अधिक होगी वहाँ क्या होगी, शुष्क। विषमता अधिक होगी तो वहाँ शुष्क जलवायु होगी, और विषमता कम है तो वहाँ कैसी जलवायु होगी, आर्द्र जलवायु होगी। उसके बाद देखिए समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी, जैसे जैसे धरातल से 165 मीटर अपन ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार माउंट आबू सिरोही समुद्र तल से कितना है, 1200 मीटर है, जबकि झालावाड़ 410 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसी कारण राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू, क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। इसलिए राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू, क्योंकि वो समुद्र तल से कितना है, 1200 मीटर क्या है, ऊपर है। आगे देखिए अपन समुद्र तल का अर्थ। समुद्र तल का अर्थ का मतलब होता है समुद्र तल का उच्चतर भाग, समुद्र से ऊंचा भाग होता है, उसे कहते हैं समुद्र तल का ऊपरी भाग। उसके बाद भारत में समुद्र तल का जो पैमाना है, जो मापन किया जाता है भारत में समुद्र तल का जो मापन किया जाता है वो चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में जो समुद्र तल का मापन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, तो वो किया जाता है चेन्नई, और चेन्नई का मैं कहा जाता है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहाँ से समुद्र तल का मापन किया जाता है। आगे देखिए अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है वो भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती है, तो मानसूनी पर्वतों के समानांतर है, जो कि अरावली पर्वतमाला है। इस प्रकार से जैसे राजस्थान का मानचित्र है अपन देखेंगे, इस प्रकार से अरावली है, तो कहीं ना कहीं ये जो पवनें आती है, पवनों के कहीं ना कहीं अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, समानांतर है, जिससे राज्य में वर्षा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखिए तापमान भी जलवायु को प्रभावित करता है। तापमान सर्वाधिक प्रभावित करता है, जलवायु को क्या कहते हैं, सर्वाधिक तापमान प्रभावित करता है। डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। तो डायग्राम जो है, एक दिया है दिन, एक दिया है रात का। देखिए पहले दिन का अपन देखते हैं, यह होता है वायुदाब और ये होता है ताप। ये वायुदाब और ये क्या है, ताप। जल समीर क्या होती है, जल। रात में जल से लेकर समीर क्या होती है, समीर का मतलब पवन, क्या होता है, पवन। जल से क्या होती है, थल की ओर, मतलब जल से थल की ओर चलती है, मतलब दिन में जो पवनें होती है वो जल से क्या होती है, थल की ओर चलती है। उसी प्रकार रात में देखिए, तो रात में जो पवनें हैं स्थल से कहाँ, जल की ओर चलती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दिन के समय स्थलीय भाग पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है, इसी कारण निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। दिन के समय स्थलीय भाग क्या होता है, तापमान अधिक होता है, वायुदाब क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। इसलिए दिन के समय जो पवनें होती है वो जल से लेकर स्थल की ओर चलती है। इसी दिन के समय जलीय भाग क्या होता है, कम तापमान के कारण उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। कम तापमान होता है इसलिए वायु कहते हैं उच्च हो जाती है। तो वायु हमेशा हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर चलती है। आगे देखिए नॉट, उच्च पवन होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर चलती है। इसी कारण दिन के समय जो समीर होती है, दिन के समय जलीय समीर चलती है, मतलब जल से लेकर स्थल की ओर चलती है। रात के में स्थलीय भाग क्या होता है, तापमान कम होता है, इसलिए उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जबकि जलीय भाग पर अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण स्थलीय समीर रात के समय चलती है, स्थलीय समीर होती है वो रात के समय चलती है। और रात के समय जो पवनें होती है वो स्थल भाग से जल भाग की ओर चलती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वनस्पति। क्या आता है, वनस्पति की दिखता के कारण जलवायु आर्द्र, जबकि कमी के कारण जलवायु कैसी होती है, वनस्पति की दिखता के कारण जलवायु आर्द्र, जबकि
कमी के कारण जलवायु कैसी होती है, शुष्क होती है। अगर वनस्पति अधिक है तो जलवायु कैसी होगी, आर्द्र होगी, और वनस्पति कम है तो जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, पश्चिमी राजस्थान में रेतीली और मुश्तिल मिट्टी है और बलुई मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी भी पाई जाती है। ये मिट्टी दिन में तापमान को ग्रहण करती है और ग्रहण करके अधिक गर्म हो जाती है, जबकि रात में क्या होती है, रात के समय ये जल्दी ठंडी हो जाती है। दिन में जब तापमान बढ़ता है तो जैसे मिट्टी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, लेकिन रात के समय पुनः वो मिट्टी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी भी अपनी जलवायु को प्रभावित करती है। आगे का नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन अधिक गर्म होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहाँ दिन क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा और रातें कैसी होगी, ठंडी होने की कारण जो बलुई मिट्टी है वो वनस्पति की कमी तथा शुष्क वातावरण का होना है। कहीं ना कहीं ये शुष्क वातावरण को प्रभावित करता है। अगर मान लो मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन अधिक गर्म होगा, रातें अधिक ठंडी होगी, तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी है उस मिट्टी को कहीं ना कहीं वनस्पति भी प्रभावित करती है। उसके बाद देखिए, पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ व मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसमें जलोढ़ व मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि ये मिट्टी जल्दी से गर्म व ठंडी नहीं हो पाती है। जल्दी से गर्म होती है लेकिन ठंडी नहीं हो पाती। इसी कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है। नेक्स्ट देखिए, पवनें। तो पवनें भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की पवनें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। जो बंगाल की और अरब सागर की पवनें हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो गाइज अपन ने देखा ये क्या कि राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अक्षांशीय दूरी है, समुद्र से दूरी है, समुद्र से ऊंचाई है, उसके बाद पवनें है, उसके बाद वायु दाब है, उसके बाद मिट्टी है, कहीं ना कहीं सारे वनस्पति है, कहीं ना कहीं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। अब देखेंगे कि ऋतुओं के आधार पर जलवायु कितने प्रकार की है। तो देखो देखेंगे अपन, पहली ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु और शीत ऋतु। 3 ऋतु है। ऋतुओं के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण कितना है, 3 आधार पर किया है। ग्रीष्म ऋतु, मानसूनी ऋतु मतलब वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। पहला अपन देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, मध्य मार्च से लेकर मध्य जून के बीच होती है। मध्य मार्च से लेकर मध्य जून के बीच होती है, वो होती है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद होती है ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, लू होती है, क्या होती है, गर्म पवनें होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, लू करते हैं। जो कब चलती है, जो जून जुलाई में चलती है राजस्थान में, उसे बुबलिया जिसको कहते हैं निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है। जब मतलब तेज गति में जो वायु आती है एकदम गोल राउंड में तेज गति से, तो हमेशा वो क्या होती है, वायु हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर तेज गति से चलती है, उसे क्या कहते हैं, बुबलिया। उसके बाद दोगड़ा क्या होता है, राजस्थान में मानसून की पूर्व वर्षा होती है। मानसून जो पूर्व वर्षा होती है उसे कहते हैं दोगड़ा। क्या कहते हैं, दोगड़ा। राजस्थान में जो मानसून से पहले प्री मानसून किसे कहते हैं अपन, उसे दोगड़ा कहते हैं। उस बात को भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, मानसून ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु देखिए, ये मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच में होती है। उसके बाद ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान मानसूनी पवनें आती है। कौन सी पवनें से वर्षा होती है राजस्थान में, तो दक्षिणी और पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी से मानसूनी से पवनों से राजस्थान वर्षा होती है। 2 शाखा होती है, एक तो होती है अरब शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। 2 शाखाओं से राजस्थान वर्षा होती है। पहले अपन देखेंगे अरब सागर की। तो लिखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा जो प्रवेश करती है वो बांसवाड़ा से करती है और जिसकी दिशा दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। जैसे कि ये अपन राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं, तो ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर, इस प्रकार से राजस्थान में अरब सागर से मानसून प्रवेश करता है। और सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, बांसवाड़ा में। क्या करता है, बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। उसके बाद दूसरी शाखा अपन देखेंगे, यह शाखा अरब सागर की शाखा राज्य के दक्षिणी भाग में वर्षा कर पाती है, जबकि उसके बाद अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। इसी प्रकार जो अरावली पर्वतमाला होगा, उस अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार डायग्राम में समझाया गया। देखिए, ये अरब सागर, ये अरावली पर्वतमाला है गाइज, ये अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये पवनें निकल रही है और यहाँ दक्षिणी भाग में क्या करती है, वर्षा करती है। लेकिन आगे ये पवनें ऐसे की ऐसे आगे निकल जाती है। और सर्वाधिक स्थान वर्षा करने वाला स्थान कौन सा है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा और माउंट आबू। इसी प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी की पवनें होती है, इसी प्रकार से ये
बंगाल की खाड़ी पर पवनें होती है इस प्रकार से प्रवेश करती है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ करती है, ये झालावाड़ में करती है। कहाँ करती है, बंगाल की खाड़ी जो पवनें होती है सर्वाधिक वर्षा वह झालावाड़ में करती है, और अरब सागर की पवनें सर्वाधिक वर्षा कहाँ करती है, माउंट आबू में करती है। उसके बाद देखिए राज्य का सर्वाधिक स्थान, वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू है। और सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। माउंट आबू में जो वर्षा होती है वो कौन सी शाखा से होती है, तो वो अरब शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, और ये दक्षिणी पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कैसे होती है, दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर होती है। जैसे अपन राजस्थान का डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये उत्तर। तो इस प्रकार से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। कौन सी करती है, बंगाल की खाड़ी शाखा की जो पवनें होती है वो इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करती है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ करेगी, झालावाड़ में। जबकि अरब सागर की सर्वाधिक वर्षा कहाँ करती है, सिरोही माउंट आबू में। उसके बाद देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अगर राजस्थान में ओवरऑल देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। उसके बाद देखिए अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों आपस में बांसवाड़ा जिले में मिल जाती है। इसी कारण मानसून की सर्वाधिक सक्रियता बांसवाड़ा जिले में होती है। इधर से वापस जो अरब सागर की पवनें आ जाती है और बंगाल की खाड़ी की पवनें आपस में क्या करती है, मिल जाती है, और मिल जाने के कारण बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक वर्षा करती है। कहाँ करती है, बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक वर्षा करती है। उसके बाद देखिए राज्य में उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। राज्य में उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर क्या करती है, वर्षा बढ़ती होती है। जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा क्या होती है, घटती है। जैसे जैसे अपन इस तरह से जाएंगे वर्षा क्या होगी, घटती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अपन इस तरह से ऐसे आएंगे तो वर्षा में क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी। इस प्रकार देखिए जिस तरफ वर्षा की मात्रा बढ़ती है उसी तरफ वर्षा के दिनों की संख्या भी बढ़ेगी। इसी तरफ वर्षा की मात्रा घटती है उसी तरफ दिनों की संख्या भी क्या करेगी, घटेगी। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए राजस्थान का भौतिक प्रदेशों की अवरोही क्रम देखिए वर्षा की मात्रा के आधार पर अपन को देखना है। दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी, अरावली पर्वतमाला और भूस्थल। जैसे जैसे अपन इस तरफ से आएंगे तो जो वर्षा की मात्रा है वो भी क्या, घटेगी, और दिनों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन जैसे जैसे इस तरह से अपन ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर तो वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी आएगी और दिनों में भी क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी। उसके बाद देखिए राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब होता है, 15 जून से राजस्थान मानसून का क्या करता है, प्रवेश करता है। राजस्थान की वर्षा को कम होने के कारण क्या है, एक तो अरावली पर्वतमाला की दीर्घ स्थिति। अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के 2 भागों में बांटती है, तो कहीं न कहीं अरावली पर्वतमाला भी वर्षा को प्रभावित करती है, वो होती है। दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी पवनें अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में छोड़ देती है। जो बंगाल की खाड़ी की जो पवनें होती है अपनी आर्द्रता होती है वो गंगा के मैदान आते थे आर्द्रता को करती है, छोड़ देती है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद शीत ऋतु देखिए, शीत ऋतु में क्या होता है, मावट होता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट के। ये रबी की फसल के लिए क्या है, अमृत के समान है, लाभदायक है। रबी की फसल के लिए लाभदायक क्या है, मावट। क्या होता है, मावट। और मावट का कारण क्या है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट। और मावट का कारण क्या है, भूमध्य सागरीय पवन या पश्चिमी विक्षोभ। मावट का कारण क्या है कि भूमध्य सागरीय पवन है या पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, मावट होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मावट किससे कहते हैं, तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। और वर्षा जो मावट किससे कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। इस प्रकार डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से इस प्रकार से पवनें क्या हो गई है, वो भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करती है शीत ऋतु में, और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। आगे देखिए, इस ऋतु के कारण राजस्थान में तापमान कम होने के कारण निम्न कारण है। इस ऋतु में राजस्थान में तापमान के कम होने के क्या है, निम्न कारण भी है। क्या है, महाद्वीपीय जलवायु, समुद्र से दूरी का अनुभव करना। महाद्वीपीय जलवायु है, समुद्र से दूरी का अनुभव करना।
हिमालय पर्वतमाला में बर्फबारी होने के कारण शीतलहर का आना। कैस्पियन सागर में आने वाली ठंडी ठंडी पवनें, ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके देखिए मावठ का सर्वाधिक प्रभाव कब पड़ता है, तो मावठ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो सर्वाधिक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में देखा जाता है। उसके बाद ठंडी पवनों को कहते हैं सीली कहते हैं। ठंडी पवने हो गए उसे भी सीली कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठंडी पवनों को क्या कहते हैं, सीली कहते हैं। उसके बाद राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद राजस्थान की जलवायु उसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है, 5 भागों में बांटा गया, तो शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये राजस्थान के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, 5। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। गाइस आगे की क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आगे क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो तमाम राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश है उसको अपन पढ़ेंगे। और आज अपन यही क्लास को विराम देते हैं। आगे क्लास में अपन जलवायु प्रदेश को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लास अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।